हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के इस सेशन में बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक की, जो कि आप अपने पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो, मेंस के ऑप्शनल में एक्सपेक्ट कर सकते हो। और आज का टॉपिक होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ देखो, इस सेशन का, इस तरह के और भी सेशन आएंगे। इन सेशंस का एम यही है कि आपको मेंस में और ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए हम तैयार कर सके, ठीक है, और एज पाने के लिए हम आपको तैयार कर सके, सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑलरेडी प्रिपेयर करवा के इस तरह के टॉपिक्स का। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये ऑलरेडी बहुत सारे रीजंस के कारण न्यूज में है। चैट जीपीटी आप लोगों ने यूज किया ही होगा, कितना बवाल मचाया था चैट जीपीटी ने, आप सभी को पता है। बात करेंगे इसकी, लेकिन पूरा टॉपिक देखो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स डीप इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। ठीक है, तो ये टॉपिक है। अब देखो, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं ये आते हैं हमारे पेपर 1 के जो सोशल चेंज वाला पार्ट है उसमें। ठीक है, सोशल चेंज वाली एक यूनिट है, लास्ट यूनिट है, सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी। इसमें आता है ये टॉपिक, जिसमें साइंस एंड टेक का इम्पैक्ट आप पढ़ते हो सोसाइटी के ऊपर। और प्रीवियस क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि साइंस एंड टेक के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लास्ट 5-6 सालों में आप उठा के देखोगे, लगभग हर साल आपको एक क्वेश्चन मिलता है कि साइंस एंड टेक या फिर कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि ये स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी कैसे इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है सोसाइटी पे, कैसे सोशल चेंज कॉज कर रहा है साइंस एंड टेक। ओके, तो बेसिकली इस तरह के टॉपिक्स के लिए आपको पहले से हम तैयार कर रहे हैं इस तरह के सेशंस के थ्रू। तो आज का टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। देखो, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आई होप आप सभी को पता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। जिनको नहीं पता उनको आसान से शब्दों में बता देती हूँ। देखो भाई, ऐसा है, हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है, ठीक है। ह्यूमंस को बाकी प्राणियों से अलग उनका ब्रेन ही बनाता है, ठीक है। हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है वो रैशनैलिटी के साथ सोच सकता है। हमारा ह्यूमन ब्रेन रीजन को समझ सकता है, ठीक है, लॉजिक को समझता है, और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज रखता है। लेकिन जब आप मशीन्स में भी इस तरह का कोई ब्रेन डेवलप कर लो, किसी पैटर्न्स को फॉलो करते हुए, कि वो मशीन्स डिसीजन मेकिंग कर सके ह्यूमंस की तरह, ह्यूमन ब्रेन्स को एक तरह से कॉपी करके काम कर सके, उसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रीसेंट एग्जांपल है चैट जीपीटी। बिंज भी आपने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट का बिंज आया था, इसमें बेसिकली आपने इसकी हेडलाइंस भी सुनी होंगी कि चैट जीपीटी, जिसके पास लगभग सारी इन्फॉर्मेशन है जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, फिर भी चैट जीपीटी यूपीएससी प्रीलिम्स को पास नहीं कर पाया जब इसने यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर अटेम्प्ट किया। तो चैट जीपीटी बहुत सारे रीजन से न्यूज़ में था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे रीजन से न्यूज़ में रहता है। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हम आज ये सेशन रख रहे हैं। ओके, तो देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे हमारी लाइफ में इतना इनग्रेन्ड हो गया है कि एक तरह से ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी की तरह काम कर रहा है। इसने कई सारे स्फेयर्स को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव तरीके से चेंज कर लिया है। और हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इसके हमको कई सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स भी मिल जाते हैं, और हम इनके इम्पैक्ट्स को एक एक करके समझते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो इम्पैक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ ना, इसको आपको अपने आंसर्स में यूज करना है। ओके, तो आपको जो भी पोर्शन इसका अच्छा लगे उसको या तो नोट कर लो, कहीं हाईलाइट कर लो, जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन इनको अपने आंसर्स में रिप्रोड्यूस जरूर करना, तभी मतलब है, ठीक है। ज्ञान होने से और ज्ञान को प्रदर्शित करने में अंतर होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मेंस में अपना ज्ञान दिखाना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, आपकी कॉपी के आपको मार्क्स मिलते हैं। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट रहा। सबसे पहले बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो जैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुनते हैं तो हमारा सबसे पहला ध्यान जाता है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अंधाधुंध चलने देंगे, तो इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं करेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑटोमेशन आ रहा है। और इसके कारण कई सारे लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कई सारे लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है उनकी जॉब से। जैसे कि एप्पल का आईफोन्स, आप लोगों ने यूज किए होंगे एप्पल के आईफोन्स, इसका एक मेजर असेंबलर है फॉक्सकॉन। इसने 60,000 फैक्ट्री वर्कर्स को रिप्लेस कर दिया रोबोट से 2016 में। मतलब सोचो, 60,000 वर्कर्स की नौकरी चली गई इस ऑटोमेशन, इस एआई के कारण, ठीक है। तो जो भी इस तरह के ट्रेडिशनल रोल्स हैं, जो भी ऐसे टास्क हैं जो रेपिटेटिव हैं, ठीक है, जो भी बैंक टेलर्स, रिटेल वर्कर्स, जो जैसे काम है, इनको आने वाले समय में इस तरह के रोबोट्स रिप्लेस कर सकते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट का एक मेजर इशू आ सकता है। हालांकि कुछ सेक्टर्स में ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, जैसे डाटा एनालिटिक्स वाला सेक्टर हो गया, जो मेजरली आईटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। एआई मेंटेनेंस वाला सेक्टर हो गया, इसमें आपको ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, लेकिन कई सारे सेक्टर्स में आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल सकती है ना। ये तो देखो, ये आपको पता है।
ठीक है, कि एआई से अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। लेकिन इसको हम सोशियोलॉजी से कनेक्ट करेंगे तो हम इसको मार्क्स से कनेक्ट कर सकते हैं। कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि भाई हर सोसाइटी, जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व करती है, अच्छा आप लोगों ने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पढ़ा ही होगा मार्क्स का, है ना। अब सोसाइटी के बारे में क्या कहते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के अंतर्गत, कि सोसाइटी में जितने भी चेंजेस होते हैं ना, उनका रीजन इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, इकोनॉमिकल होता है, यानी कि जितने भी हिस्ट्री में चेंजेस हुए हैं उनका कॉज मटेरियलिस्टिक रहा है, इकोनॉमिक रहा है। तो वैसे ये कहते हैं कि सोसाइटी जैसे जैसे इवॉल्व होती है उसमें मोड्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज होते हैं, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन चेंज होते हैं, और उस हिसाब से वो सोसाइटी शेप करती है अपने आप को, शेप बनाती है अपना। ठीक है, जैसे मार्क्स जो है एंशिएंट स्लेव सोसाइटी की भी बात करते हैं, फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी की भी बात करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी की बात करते हैं, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की बात करते हैं, कि भाई जैसे जैसे साइंस एंड टेक बढ़ने लगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन आने लगा, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में मशीन आने लगी, वैसे वैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी आने लगी। ओके, और वैसे वैसे रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन भी इन्फ्लुएंस होने लगे। उसी तरह जब एआई आएगा, जब ऑटोमेशन आएगा, तो उसके कारण इस तरह का डिस्प्लेसमेंट हमको सोसाइटी में देखने को मिल सकता है। ओके, तो आप मार्क्स के इस कंसेप्ट से उसको लिंक कर सकते हैं, इस पूरे टॉपिक को। देन देखो, दूसरा वर्किंग कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी आपको इस तरह का टॉपिक मिले ना जिसमें इकोनॉमी से, वर्किंग कंडीशन से, लेबर से आपको कनेक्ट करना है, तो आप मार्क्स को जरूर याद रखिएगा। तो अब बात करते हैं वर्किंग कंडीशंस की। तो वर्किंग कंडीशंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो आप एक एग्जांपल ले सकते हो। टेस्ला की ऑटो पायलट मोड पे कार्स वगैरह आई थी, है ना। और उसमें देखा गया कि कई बार क्या होता था कि ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा रिलाय कर जाते थे एआई के ऊपर, और बिल्कुल कंट्रोल छोड़ देते थे, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स वगैरह होने लगे थे। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि वर्कर्स की सेफ्टी और ट्रेनिंग अब बहुत ज़रूरी हो गई है। पहले क्या होता था, पहले जब फैक्ट्री वगैरह वाला सिस्टम होता था तो एक बार स्किलिंग हो गई, एक बार ट्रेनिंग हो गई, बस। लेकिन अब हर बार अपस्किलिंग, रीस्किलिंग की जरूरत पड़ती रहेगी। ठीक है, अगर आपको एआई ऑगमेंटेड वर्क प्लेसेस पे काम करना है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो सोसाइटल लेवल पे देखा गया है। इसके अलावा इकोनॉमिक बेसिस पे हम बात करें तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी बढ़ी है। जो एआई ड्रिवन कंपनीज है, जैसे अमेजन हो गया, गूगल हो गया, इन कंपनीज का बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है डाटा इज द न्यू ऑयल। ओके, और क्योंकि इनके पास अब ये नया ऑयल आ चुका है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी इनका होता है। फाइनेंशियल विंडफॉल्स इनके पास बहुत ज्यादा होते हैं। अब ये फाइनेंशियल विंडफॉल्स का क्या मतलब है, कई बार कुछ आप जब कुछ भी नहीं करते लेकिन फिर भी आपको प्रॉफिट हो जाता है, उसको कहते हैं विंडफॉल। ठीक है, फाइनेंशियल विंडफॉल। जैसे कि ऑयल मान लो आपने खरीदा, ठीक है, ऑयल आपने खरीदा था 20 रुपए में, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आप कोई ऑयल परचेजिंग कंपनी हो और आपने 20 रुपए में ऑयल खरीदा था, लेकिन ड्यू टू जियो पॉलिटिकल कंडीशन अब ऑयल के रेट बढ़ गए और अब ये 80 रुपए का हो गया। ठीक है, तो अब आपने खरीदा तो 20 रुपए में था, और अब आप बेच 80 रुपीज में रहे हो, तो आप यहाँ पे बीच में 60 रुपीज का जो प्रॉफिट कमा रहे हो, इस प्रॉफिट के लिए आपने कुछ किया नहीं है, ये ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल कंडीशंस के कारण ये प्रॉफिट आपको मिल रहा है। इसी को कहते हैं फाइनेंशियल विंडफॉल। ओके, तो यहाँ पे इस तरह की जो एआई ड्रिवन कंपनीज हैं, अमेजन हो गया, गूगल हो गया, इनको इस तरह के फाइनेंशियल विंडफॉल्स बार बार मिलते रहते हैं। लेकिन इस तरह के फाइनेंशियल विंडफॉल या इस तरह का फाइनेंशियल प्रॉफिट हर कंपनी को नहीं मिलता। तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो वेल्थ है इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका रेवेन्यू का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, जिसके कारण कई बार ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन हो रहा है, जबकि एआई ड्रिवन कंपनीज का जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ रहा है। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अब इस तरह की कंपनीज के बीच में भी आने लगी है। इसी के साथ में आउटसोर्सिंग और ग्लोबल इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है। देखो यहाँ पे ना आप देखते हो कि वॉलरस्टीन के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, वॉलरस्टीन का वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी थी, जिसमें वॉलरस्टीन कहते हैं कि जो पूरा वर्ल्ड सिस्टम है ना, ये हम मॉडर्न सोसाइटी को एक वर्ल्ड सिस्टम के फॉर्म में देखते हैं, और यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर के फॉर्मेट में देखते हैं। ठीक है, जिसमें जो कोर कंट्रीज हैं और एक है पेरिफेरल कंट्रीज। कोर कंट्रीज वो हैं जो डेवलप्ड हैं, ओके, और पेरिफेरल वो हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग है। ठीक है, तो ये कोर कंट्रीज इस तरह का सामान यहाँ पे एक्सपोर्ट करती हैं पेरिफेरल कंट्रीज के पास, जिससे इनको ज़्यादा पैसा मिलता है। ठीक है, ज़्यादा अच्छा जनरेट होती है, डिपेंडेंसी डेवलप हो जाती है एक तरह से पेरिफेरल कंट्रीज की कोर कंट्रीज पे। जबकि पेरिफेरल कंट्रीज का जो एक्सपोर्ट जाता है कोर कंट्रीज में वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक होता है, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो आज के टाइम पे आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो कि आप देखते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कई सारे सॉफ्टवेयर, इनफैक्ट कई सारे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हैं। जैसे कि हो गया आपका इंस्टाग्राम,
बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स है, फेसबुक वगैरह बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं। तो ये सब जो कंपनीज हैं ये कहाँ पे बेस्ड है? मोस्टली अमेरिका में बेस्ड है, यूरोप में बेस्ड है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके, तो डेवलप्ड कंट्रीज में ये कंपनीज बेस्ड है। तो प्रॉफिट जाता है डेवलप्ड कंट्रीज के पास। लेकिन एक्सप्लॉइट क्या हो रहा है? एक्सप्लॉइट हो रहा है डाटा। किसका डाटा? हमारे इंडिया जैसी कंट्रीज का डाटा। ठीक है, इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है, सबसे ज्यादा इंटरनेट पेनिट्रेशन वाली कंट्री हमारे देश में, हमारे पूरे वर्ल्ड में इंडिया है। ओके, तो जो इंटरनेट पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा इंडिया में है, लोगों का डाटा जो जा रहा है सबसे ज्यादा वो इंडिया के लोगों का डाटा है। तो लोगों का जो डाटा है, डाटा जो यहाँ पे एक्सप्लॉइट हो रहा है वो इंडिया का है, यानी कि पेरिफेरल कंट्री का, अंडर डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री का डाटा है, लेकिन प्रॉफिट जा रहा है डेवलप्ड कंट्रीज के पास। तो वॉलरस्टीन के इस वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो कि कोर कंट्रीज को बेनिफिट मिल रहा है एट द एक्सपेंस ऑफ पेरिफेरल नेशंस। ओके, अब यहाँ पे प्राइवेसी का इशू कुछ भी होता है या कुछ भी ऐसा होता है तो वो किसका होगा? वो डेवलपिंग कंट्रीज के लोगों का प्राइवेसी इशू होगा, लेकिन प्रॉफिट किसका है? डेवलप्ड कंट्री के लोगों का प्रॉफिट है। ओके, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। इसके अलावा लेबर रिलेशंस की बात करें तो अमेजन ने अभी रिसेंटली अपने वेयर हाउस में जो वर्कर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को चेक करने के लिए एआई लगाया वहां पे। ठीक है, एक तरह से सर्विलेंस क्रिएट करी कि भाई वर्कर्स जो है वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी हो गई कि भाई वर्कर्स के भी तो राइट्स हैं प्राइवेसी को लेकर, तो आप अपने प्रॉफिट के लिए उनके प्राइवेसी के राइट्स को कैसे हिंडर कर सकते हो? ओके, इसके अलावा जो गिग इकोनॉमीज है, ठीक है, जैसे उबर हो गया, जोमेटो हो गया, इस तरह के जो गिग इकोनॉमीज होती है, जो फ्रीलांस बेस्ड वर्क होता है, उसमें भी एआई का बहुत यूज होता है। ठीक है, आप लोग देखते ही हो जोमेटो, उबर, ये एआई के बेसिस पे चलते हैं। ओके, अब ये जो एआई के बेसिस पे चलने वाले जोमेटो, उबर जैसे गिग इकोनॉमीज है, गिग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लेबर या वर्कर्स जो है उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता। ओके, और क्योंकि इनको प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता इसीलिए इनके जो एम्प्लॉयज उनका बहुत हरासमेंट होता है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे जोमेटो के जो एम्प्लॉयज उनका कई बार हरासमेंट होता है, कोई मार देता है, कोई पीट देता है, कोई किसी का कुत्ता उनको काट लेता है। ठीक है, और इनके लिए कोई प्रोटेक्शन लॉज नहीं बने हुए हैं। तो बेसिकली इसको भी आप दरखाइम के एनॉमी से कनेक्ट कर सकते हो। दरखाइम बोलते हैं एनॉमी वो कंडीशन है जहाँ पे नॉर्म्स ही नहीं है। ठीक है, पुराने जो नॉर्म्स एग्जिस्ट किया करते थे अब वो नॉर्म्स इस सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करते, तो नॉर्मलेसनेस वाली कंडीशन हो गई है, जिसके कारण सोसाइटी का जो चेंज हो रहा है, सोसाइटी में जो चेंज हो रहा है, रैपिड चेंज हो रहा है, एब्सेंस ऑफ नॉर्म्स के साथ चेंज हो रहा है। इसीलिए जो लोग काम कर रहे हैं सोसाइटी में वो आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। ओके, मीनिंगलेसनेस फील हो रही है वर्कर्स में। तो आप यहाँ पे एनोमी दरखाइम का और मार्क्स का अलिनेशन भी कनेक्ट कर सकते हो। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसके अलावा एआई का पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट है? तो देखो गवर्नमेंट के ऊपर देखते हैं तो यूएस का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने एआई का यूज करना शुरू किया एक्सट्रीम वेटिंग के लिए। मतलब कि अगर आप लोग वीजा के लिए अप्लाई करते हो यूएस में, तो यूएस जो है बैकग्राउंड चेक करेगा आपका। ओके, और बैकग्राउंड चेक करने के लिए वो एआई तरह के एआई वाले टूल्स का यूज करता है। लेकिन इसके ऊपर कई सारे एलिगेशंस लग रहे हैं इस एआई टूल के ऊपर कि ये कई सारे मायनों में रेशियल और रिलीजियस प्रोफाइलिंग कर रहा है। ओके, मतलब कि रेसिज्म को बढ़ावा दे रहा है एआई। ठीक है, क्योंकि पैटर्न्स इस तरह से डेवलप हो रहे हैं उसमें। ओके, बैकग्राउंड चेक का जो आउटपुट आ रहा है वो इस तरह का आ रहा है। इसके अलावा प्रेडपोल एक एआई टूल है जो कि यूएस पुलिस डिपार्टमेंट यूज कर रहा है यहाँ पे क्राइम हॉटस्पॉट्स को पता करने के लिए, और इसमें भी ये एलिगेशन लग रहे हैं कि यहाँ पे भी रेशियल बेसिस को, बाइसेस को रेनफोर्स किया जा रहा है। तो एक तरह से स्टीरियोटाइप्स को रेनफोर्स कर रहा है, जो रिलीजियस स्टीरियोटाइप्स हो गए, रेशियल स्टीरियोटाइप्स हो गए, इनइक्वालिटी वाले स्टीरियोटाइप्स हो गए, उसको रेनफोर्स कर रहा है एक टेक्नोलॉजिकल डिवाइस एआई। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में जो एक टेक्नोलॉजी है वो इसको रेनफोर्स कर रही है। लॉज की बात करें तो यूरोप का एक लॉ है जीडीपीआर, इसको कहते हैं जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये यहाँ पे लेजिस्लेटिव कंट्रोल्स लेकर आया है एआई के ऊपर कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है यूज करो, लेकिन यहाँ पे लोगों का जो प्राइवेट डाटा है वो एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए। लोगों के पास ओनरशिप होनी चाहिए अपने प्राइवेट डाटा की, उनके पास कंट्रोल होना चाहिए इसका। लेकिन फिर भी अल्गोरिथमिक अकाउंटेबिलिटी के ऊपर अभी भी क्वेश्चन है। ठीक है, कभी मान लो कोई भी अल्गोरिथम या एआई जो है कभी भी गलत तरीके से यूज हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जैसे कि मान लो जो ऑटोमेटिक व्हीकल्स एआई के बेसिस पे चलती हैं, कार एक्सीडेंट्स वगैरह जो होते हैं ऐसे में, तो इस कार एक्सीडेंट की जिम्मेदारी किसकी? एआई की। एआई कौन है? कोई ह्यूमन है क्या? नहीं है, तो इसका क्या? ठीक है, ये भी चीज क्वेश्चनेबल होती है।
इसके अलावा सोशल मूवमेंट्स की बात करें तो हांगकांग में एक प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट चल रहा था 2019 में। इसमें देखा गया कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए कई सारे एक्टिविस्ट को धरा गया, पकड़ा गया। ओके, तो कई सारी जगह पे सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट्स को भी ये इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा डीप फेक्स भी बहुत चलते हैं। ठीक है, डीप फेक बेसिकली एआई का ही एक एप्लीकेशन है और इसके कारण कई बार मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड हो सकती है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो अभी रिसेंट में एक रेसलिंग का केस चल रहा था। ठीक है, रेसलिंग के जो रेसलर्स हैं, बड़े रिनोन्ड इंडिया के रेसलर्स जो थे, उन्होंने एक बड़े पॉलिटिशियन के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशन लगाए। ओके, और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, आप लोगों को पता होगा, दिल्ली में चल भी रहा है वो चीज़। ठीक है, कि बहुत सारे जो फीमेल रेसलर्स हैं और कुछ मेल रेसलर्स भी थे उनके सपोर्ट में, जिन्होंने ये बोला कि एक बड़े पॉलिटिशियन हैं जिनका हाथ है सेक्सुअल हरासमेंट में उन सारे रेसलर्स के। ओके, तो ये जो रेसलर्स अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी दौरान एक पिक्चर वायरल होती है जिसमें ये सारे रेसलर्स एक बस में बैठे हुए थे और बड़ा अच्छा एकदम 32 दांतों वाली स्माइल कर रहे थे। ये बताया गया, ये पोर्ट्रे किया गया कि ये सारी एक चाल है रेसलर्स की, और इस तरह से पोर्ट्रे किया गया कि रेसलर्स इतना हंस रहे मुस्कुरा रहे कैसे हैं अगर बाहर वो इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो। लेकिन बाद में पता चला कि ये एक डीप फेक था। ये जो इमेज थी, जो स्माइल करती हुई इमेज थी, वो असली थी ही नहीं। बाकी सब असली था, लेकिन जो फेस के इमोशंस थे वो नकली थे और ये एआई की मदद से बनाया गया था। असल में वो सारे जो रेसलर्स थे वो उसी बस में थे, उनका वही पिक्चर था, लेकिन उनके फेस के इमोशंस बिल्कुल उलट थे जो पिक्चर बाहर आई उससे। ठीक है, तो ये एआई का डीप फेक का कमाल था। ठीक है, कि ये डिसइंफॉर्मेशन बाहर फैली। ओके, तो कई बार पॉलिटिकल एक्टिविज्म के लिए, डिसेंट बताने के लिए, डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के लिए भी एआई का यूज हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब इसको आप सोशियोलॉजी में अल्थुसर्स की आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस थ्योरी से कनेक्ट कर सकते हो। अल्थुसर्स क्या कहते हैं? अल्थुसर्स मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं और ये कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे अपैरेटस होते हैं, ऐसे टूल्स होते हैं जिसको गवर्नमेंट या जिसको अथॉरिटीज या जिसको जो हैव्स हैं, हैव्स एंड हैव नॉट्स की बात करते हैं ना मार्क्स, वैसे ही ये बोलते हैं कि हैव्स हो गए, अथॉरिटी हो गई, गवर्नमेंट हो गई, ये लोग ऐसे कई सारे अपैरेटस, ऐसे कई सारे टूल्स होते हैं जिसको यूज करके उन लोगों को दबा सकते हैं जो रूल्ड है। ठीक है, जैसे प्रोलेटारियट्स हो गए, हैव नॉट्स हो गए, या जो सब्जेक्ट है, जो लोग हैं, सिटीजन है, उनको यहाँ पे दबाया जा सकता है। अब ये टूल्स दो तरीके के होते हैं, अल्थूसर्स कहते हैं। पहला होता है एक तो वो टूल जिसमें ये आर्मी को यूज कर सकते हैं, वायलेंस यूज कर सकते हैं, और दूसरा होता है आइडियोलॉजिकल टूल। ओके, तो ये आइडियोलॉजिकल टूल के बेसिस पे ये बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी भी ऐसी एक टूल हो सकता है ना। मतलब इसको हम ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अल्थूसर्स ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इस तरह का कोई साइंटिफिक टूल सरकार या स्टेट या कोई भी ऐसी अथॉरिटी यूज कर सकती है रूल्ड लोगों को, जो लोग रूल्ड हो रहे हैं, जिनको रूल किया जा रहा है, उनके रेजिस्टेंस को दबाने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी यूज्ड एज अ आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस बाय द स्टेट। ओके, ये कहते हैं अल्थूसर्स। ओके, तो ये हमने बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म में देखा। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी में बात करें तो एस्टोनिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिजिटल फॉरवर्ड नेशन है, बहुत ज़्यादा एआई यूज होता है पब्लिक सर्विसेज में, यहाँ पे भी पोटेंशियल मिसयूज हो सकता है। इसके भी केसेस आ रहे हैं, डाटा प्राइवेसी के भी केसेस आ रहे हैं। ओके, तो इसको आप कनेक्ट कर सकते हो रिट्जर के मैकडोनल्डाइजेशन, सॉरी, मैकडोनल्डाइजेशन से। ओके, तो बेसिकली रिट्जर जो है मैकडोनल्डाइजेशन में क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि किसी भी सिस्टम को इफिशिएंट बनाने के लिए हमें 4 तरीके की सर्विसेज चाहिए होती है: प्रिडिक्टेबिलिटी, कैलकुलेबिलिटी, इफिशिएंसी और कंट्रोल। ठीक है, मतलब मॉडर्न सोसाइटी जो है ना, वो इसकी तरफ आगे बढ़ रही है, मैकडोनलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रही है, और इसमें हम इफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं सोसाइटी को। लेकिन वेबर इसी के आगे कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बोलते हैं कि भाई ब्यूरोक्रेसी में भी हमने देखा कि रैशनैलिटी को आगे बढ़ाने की कोशिश करी इफिशिएंसी के लिए, लेकिन कई बार ये उल्टा असर कर जाता है। मतलब ब्यूरोक्रेसी में वेबर ने क्या समझाया कि भाई इफिशिएंसी तो बहुत है, ठीक है, क्योंकि रैशनल अथॉरिटी है, लेकिन कई बार इसका जो मेन एम था कि भाई वेलफेयर होना चाहिए लोगों का, वो ही पीछे रह जाता है रेड टेपिज्म के चक्कर में। तो वही चीज यहाँ पे सोसाइटी के साथ हो सकती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने जब पब्लिक सर्विस में इतनी लगा दी, तो सिटीजन और स्टेट का जो इंटरेक्शन है वही आपने कम कर दिया। तो ये एक मिसयूज भी हो सकता है। बढ़ते आगे, और देखो यहाँ पे हमने देखा इकोनॉमी पॉलिटी के ऊपर, अब देखो यहाँ पे डेमोक्रेसी और सिविल सोसाइटीज के ऊपर भी इसका असर पड़ सकता है।
कैम्ब्रिज एनालिटिका का केस आपने देखा था जब ट्रम्प प्रेसिडेंट थे, तो ऐसे एलिगेशन लगाए जाते हैं कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने एआई का यूज करके वोटिंग बिहेवियर को चेंज किया था लोगों के। ओके, बेसिकली जो सोफेस्टिकेटेड डाटा है उसको यूज करके फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे ग्रामसी का कल्चरल हेजिमनी आप अप्लाई कर सकते हो, जो ये कहता है कि एक एक कोई भी सोशल क्लास या एक कोई भी वर्ग सोसाइटी का बाकी पूरी सोसाइटी के ऊपर अपना डोमिनेंस क्रिएट कर सकता है। ओके, किसी भी कल्चरल टूल को यूज करते हुए, और यहाँ पे ये कल्चरल टूल एआई बन सकता है। ओके, बढ़ते हैं आगे रिलीजन की तरफ। तो देखा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलीजियस रिवाइवलिज्म में भी काम कर रहा है। कैसे? जापान में एक रोबोट आया मिंडार नाम का। ओके, और इसको इस तरह से प्रोग्राम किया गया कि ये बुद्धिस्ट सर्मन्स क्रिएट कर सकता है, बता सकता है। ठीक है, मतलब एक तरह से एक बुद्धिस्ट सेंट की तरह बिहेव कर सकता है और लोगों में सर्मन्स दे सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये मिंडार एक रोबोट है, एआई है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और इसके साथ हमने स्पिरिचुअल टीचिंग्स को मिला दिया। मतलब कि हमने टेक्नोलॉजी के साथ अपने रिलीजन या फेथ को मिला दिया। ओके, तो ये रिलीजियस रिवाइवलिज्म में भी मदद कर रहा है एआई। अच्छा, इसको हम दरखाइम के जो उनका एक स्टडी थी रिलीजन की, जिसमें दरखाइम कहते हैं कि भाई दो चीजें ही होती है। डाइकोटॉमी की बात करते हैं, सैक्रेड और प्रोफेन की डाइकोटॉमी, कि या तो कोई चीज सैक्रेड हो सकती है या तो कोई चीज प्रोफेन हो सकती है। लेकिन इस पूरी डाइकोटॉमी को चैलेंज करता है ये कंसेप्ट, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजी है, मटेरियलिस्टिक चीज है। तो दरखाइम के रिलीजन के हिसाब से ये प्रोफेन चीज हुई, लेकिन रिलीजन अपने आप में सैक्रेड है। दोनों मिल गए तो क्या हुआ? कौन सी चीज प्रोफेन, कौन सी चीज सैक्रेड, आप नहीं बता सकते। जैसे ये जो रोबोट है मिंडार, इसको आप क्या कहोगे दरखाइम की आइडियोलॉजी में? प्रोफेन कहोगे कि सैक्रेड कहोगे? तो ये जो चैलेंज है, ये जो दरखाइम का डायकोटॉमी उसको चैलेंज करती है ये रिलीजियस रिवाइवलिज्म वाली बात एआई की। ओके, इसके अलावा कम्युनलिज्म भी कई जगह बढ़ता हुआ दिखता है। आप देखोगे कई जगह आपको इको चैम्बर्स देखने को मिलेंगे। इको चैम्बर्स मतलब आप कोई एक चीज में बिलीव करते हो और आपको उसी कम्युनिटी का हिस्सा बना दिया जाए टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो सेम चीज में बिलीव करते हैं। ठीक है, तो आप कई बार देखते होगे कि आपने कुछ यूट्यूब पे सर्च किया, उसके बाद आपका यूट्यूब आपको उसी तरह की चीजों का रिकमेंडेशन देता है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे भी, ये सब छोड़ो, मैं उस दिन गूगल पे कुछ सर्च कर रही थी किसी केरला ट्रिप के बारे में, तो मुझे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब जगह केरला ट्रिप दिखने लग गई। ओके, तो बेसिकली कम्युनलिज्म भी इस तरह से बढ़ सकता है। ठीक है, आप कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर सेक्ट के बारे में सर्च करोगे, आपको पूरा एल्गोरिथम उसी से भर देगा। ओके, तो ये सारी चीजें एक्सट्रीमिस्ट पाथ्स भी क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा फंडामेंटलिज्म और सेक्युलरिज्म भी बढ़ सकता है। जैसे कि चर्चेज आजकल, इंग्लैंड में जो चर्चेज हैं वो एलेक्सा का यूज कर रहे हैं। ठीक है, रिलीजियस क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए, प्रेयर्स के लिए। तो यहाँ पे है फेथ ही, है रिलीजन ही, लेकिन वो सेक्युलर मीन्स का यूज कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप इसको थॉमस लकमेंस के इनविजिबल रिलीजन से भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इनविजिबल रिलीजन क्या बोलता है, थॉमस लकमेन क्या कहते हैं कि भाई रिलीजन का सिग्निफिकेंस आप सिर्फ उस चीज से नहीं नाप सकते कि मंदिर, मस्जिद या चर्चेज में कितने लोग जा रहे हैं। अगर पहले बहुत ज्यादा लोग चर्च जाते थे और अब कम जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रिलीजन डिग्रेड हुआ है, रिलीजन की सिग्निफिकेंस कम हुई है, ऐसा नहीं है। ठीक है, रिलीजन की सिग्निफिकेंस या रिलीजन कितना रेलेवेंट है आज भी, वो आप ऐसे पता करते हो कि कोई भी इंडिविजुअल का सेल्फ रियलाइजेशन का तरीका कैसे है। ओके, अब जैसे कई सारे लोग हैं जो मंदिर मस्जिद नहीं जा पाते, लेकिन इंस्टाग्राम पे रेगुलरली आप देखोगे उनके स्टेटस रिलीजियस स्टेटस ही डलते रहते हैं। ठीक है, स्टोरीज आप देखोगे उनकी सारी रिलीजियस ही होती है। तो ये भी एक तरह का इनविजिबल रिलीजन है। ठीक है, जिसमें आप एआई का यूज कर रहे हो अपने पर्सनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को दिखाने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए। ओके, इसके अलावा सोसाइटी की बात करें तो फैमिली में आप देखोगे आजकल क्या हो गया है, फैमिली में अगर सब लोग गेट टुगेदर करते हैं, ओके, 10 लोग हैं और 10 लोग अपने अपने मोबाइल फोन पे इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह बनाने में लगे हुए हैं, या इंस्टाग्राम पे अपडेट डालने में लगे हुए हैं कि भाई देखो हमारा फैमिली गेट टुगेदर है। तो यहाँ पे एआई ड्रिवन डिवाइसेस सभी जगह आ गए, चाहे वो अमेजन का एको हो, गूगल होम हो। इनफैक्ट आप देखते हो कई सारे जो अर्बन एरियाज है जहाँ पे बहुत छोटी फैमिलीज हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों काम पे जाते हैं, तो बच्चों को इस तरह से ट्रेन किया गया है कि वो अमेजन के एको से, एलेक्सा से बातचीत करते रहते हैं। तो कम्युनिकेशन का जरिया बन गया है एआई। ओके, और किड्स जो हैं वो इस तरह से ही ग्रो करना सीख रहे हैं। लव एंड फ्रेंडशिप में भी आप देखोगे जापान जैसी कंट्रीज में तो रोमांटिक पार्टनर्स के तौर पे एआई काम कर रहा है।
एनीमा नाम का एक एआई टेक्नोलॉजी आया जो कि फ्रेंड बन जाता है, आपका रोमांटिक डेट्स पे आप उसको साथ ले जा सकते हो, इस तरह की चीजें भी हो रही है। तो इसको आप कनेक्ट कर सकते हो जीन बॉड्रिलार्ड के कंसेप्ट ऑफ हाइपर रियलिटी से। तो बॉड्रिलार्ड ये कहते हैं कि कई सारे केसेस में रियलिटी से भी बड़ी आपको एक रियलिटी देखने को मिलती है जो कि हाइपर रियलिटी है, लेकिन ये हाइपर रियलिटी में रियल कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं बताऊं, तो आप देखते हो इंस्टाग्राम पे, ओके इंस्टाग्राम पे आप देखते हो बहुत सारे लोग परफेक्ट पिक्चर्स डालते हैं, परफेक्ट वेडिंग पिक्चर्स डालते हैं, परफेक्ट ट्रिप्स डालते हैं, ट्रिप्स की रील्स डालते हैं, अपने बर्थडेज की रील्स डालते हैं, अपनी लाइफ को परफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, ये सारी दुनिया वर्चुअल है, ये सच नहीं है। ओके हाँ, कुछ पार्ट उसका सच हो सकता है लेकिन ये पूरा सच नहीं है। जो उनके बुरे पार्ट्स हैं, उनकी लाइफ का बुरा पार्ट है, वो तो नहीं दिखाता कोई इंस्टा पे, लेकिन आपको वो ऐसे इफेक्ट करता है कि आप अपनी लाइफ को कंपेयर करने लग जाते हो दूसरों की लाइफ से, और एक हाइपर रियलिटी में बिलीव करने लग जाते हो। तो यही होती है हाइपर रियलिटी। जैसे आपने डिज्नीलैंड के बारे में सुना होगा। डिज्नीलैंड कोई असली लैंड थोड़ी है, कोई असली दुनिया थोड़ी है, लेकिन हर कोई डिज्नीलैंड जाना प्रेफर करता है, हर कोई डिज्नीलैंड को फैंटेसाइज करना प्रेफर करता है। ओके, तो ये सब क्या है, ये हाइपर रियलिटी, और एआई इस तरह की हाइपर रियलिटी को बढ़ावा दे रहा है। ओके, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, जैसे इसका मैं मतलब बता रही थी हाइपर रियलिटी का, तो अगर कोई ऐसा रोमांटिक पार्टनर आपको मिल जाए एनिमा, जो कि एक रोबोट है, लेकिन असली में तो वो कोई पर्सन नहीं है ना, लेकिन फिर भी आप उसको अपना रोमांटिक पार्टनर मान लेते हो, दिस इज हाइपर रियलिटी। ओके, मैरिज की बात करें तो शादी.com जैसे प्लेटफॉर्म आए हैं जो कि जिन्होंने पेरेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट था मैच मेकिंग में उसको बहुत कम कर दिया है, और डाटा के बेसिस पे मैच मेकिंग हो जाती है। तो यहाँ पे ह्यूमन इंटीमेसी कम हो गई है और डाटा पॉइंट्स पे चीजें सीमित रह गई हैं। इसको आप बैक की रिस्क सोसाइटी वाले कंसेप्ट से कनेक्ट कर सकते हो। बैक बोलते हैं जैसे जैसे हमारी सोसाइटी इवॉल्व होगी, जैसे जैसे हम साइंस एंड टेक का और ज्यादा यूज करेंगे, वैसे वैसे साइंस एंड टेक के साथ कुछ अननोन रिस्क भी हमारे साथ जुड़ती जाएंगी। ओके, कुछ ऐसी रिस्क, कुछ ऐसे डेंजर्स, कुछ ऐसे थ्रेट्स हमारे साथ जुड़ते जाएंगे जो हमने पहले फेस नहीं किए, जैसे कि क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो वैसे ही इस तरह के केसेस में आप देखते हो जहां पे ट्रेडिशंस कम होते जा रहे हैं, ट्रेडिशनल चीजें डी ट्रेडिशनलाइज होती जा रही हैं, और नई अनसर्टनिटीज आती जा रही हैं, तो ये भी चीजें बैक की रिस्क सोसाइटी से आप कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा क्लास, जेंडर, कास्ट, रेस पे भी आप देखते हो असर पड़ता है। जैसे कि फेशियल रिकॉग्निशन आप देखते हो कई सारे सॉफ्टवेयर है, इसमें भी कई सारी जगह पे आप देखते हो कि यहाँ पे भी आपको बायसेस देखने को मिलते हैं। ओके, चाहे कलर के कारण हो जाए, जेंडर के कारण हो जाए, रेस के कारण हो जाए, आपको बायसेस यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है यहाँ पे डिजिटल डिवाइड को क्रिएट करता है। ठीक है, कई सारी जगह पे डिजिटल डिवाइड्स को क्रिएट करता है। जैसे सब सहारन अफ्रीकन रीजन जो है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिजिटल मीडिया है ही नहीं, बहुत लिमिटेड एक्सेस है इनके पास डिजिटल मीडिया का। लेकिन अमेरिका जैसी कंट्री हो गई, वहाँ पे तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत एक्सेसिबल चीज़ है। तो कई जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लग्जरी बन जाती है, और कई जगह पे इसको आप इनइक्वालिटी क्रिएट करते हुए देखते हो। तो ये एआई कई जगह पे इनइक्वालिटीज भी क्रिएट कर सकती है, डिजिटल डिवाइड्स क्रिएट कर सकती है, और इसको हम पियरे बुर्दो के कंसेप्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। पियरे बुर्दो ने 4 तरह के कैपिटल्स की बात करी थी, आप लोगों को याद होगा। सोशल कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल और सिंबॉलिक कैपिटल। तो यहाँ पे ये जो एआई है, ये 5वां कैपिटल बन सकता है, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल कैपिटल। क्योंकि जिसके पास एआई का नॉलेज नहीं है, एआई की स्किल्स नहीं है, या एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो भी कई सारे मायनों में इनइक्वालिटी वहाँ पे क्रिएट होती है। ठीक है, और यहाँ पे सोशल हिरार्कीज क्रिएट होती है एआई के कारण भी। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। सोशल मोबिलिटी में भी आप देखते हो कई सारे एडटेक प्लेटफॉर्म हैं, कॉर्सेरा जैसे, जो बहुत ही सस्ते रेट्स पे आपको बहुत सारे नए कोर्सेज करवाते हैं और उसका सर्टिफिकेट भी देते हैं। तो इसके कारण सोसाइटी में मोबिलिटी बढ़ सकती है। ओके, तो यहाँ पे सोशल मोबिलिटी को भी आसान बनाता है एआई। ऑलराइट, तो कंक्लूजन के तौर पे देखें तो एआई जो है हमारी सोसाइटी के फैब्रिक में बहुत ही इंट्रिकेट हो चुका है, बहुत मल्टी डायमेंशनली इन्वॉल्व हो चुका है, और इसमें हम देखते हैं कि कई सारे चैलेंजेस भी आते हैं। जैसे कि हमें इसके लिए प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड होना पड़ेगा, प्रॉपर स्किल्स होनी चाहिए। इसके अलावा एथिकल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस भी हो सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी, ये वाली स्पेशली टेक्नोलॉजी जो है, सिर्फ एक टूल नहीं है, एक मिरर है जो हमारी वैल्यूज़ को, हमारे बायसेस को, हमारे एस्पिरेशन, हमारे फियर, सब चीज़ों को रिफ्लेक्ट करेगी। और इसको हम मीड के सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिर्फ एक टूल ना मान के एक सिंबल मान सकते हैं, जो कि हमारी सोसाइटी को, हमारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर और हमारी सोसाइटी के इंटरैक्शंस को भी इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता है।
आई होप आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड पूरा सोशियोलॉजिकल एनालिसिस समझ में आया. कुछ भी डाउट हो, जस्ट लेट अस नो. ऑलराइट, दैट वाज ऑल. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे.